लाइव। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले दिनों हम लोगों ने रूल नंबर 14 तक पढ़ा था और 15 जो मैंने आपको बता दिया था उस पे मैंने कुछ प्रैक्टिस कराया था लास्ट में, जिस पे आपने अच्छा जवाब भी दिया था, मुझे याद भी है। और आगे अब हम लोग रूल नंबर 15 या 16 जो भी रूल होगा उसके आगे हम लोग करेंगे। और आज ये मेरा रूल्स ऑफ प्रोनाउन का तीसरा लेक्चर है। तो ये कुल मिला के आप अल्टीमेटली आप प्रोनाउन चैप्टर के बारे में समझ रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे जरूर चल रहा है क्योंकि अल्टरनेट डे में आपका क्लास होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम टेकन होता है, लेकिन आप अच्छे से सीखते आ रहे हैं, ये अच्छी बात है और ये खुशी की बात है। ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन हो गए हैं और ध्यान से देखते रहिएगा। काजल एंड रागिनी। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। उस दिन आपको याद होगा काजल रागिनी, आप सभी लोग जवाब भी दे रहे थे, मुझे याद है कि आप लोग सभी जवाब भी दे रहे थे। एक ना हम थोड़ा देर के लिए रिवाइज कर देते हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था, चूंकि आज उसी पर फिर से हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा देर के लिए रिवाइज कर देते हैं। आपको याद है मैंने बताया था ईच, एवरी, रिकैप ले लेते हैं थोड़ा। एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के मैंने यूज बताए थे। और यहाँ पे मैंने लिखा था एनी और नन। ठीक है, आप सभी को गुड इवनिंग। रागिनी शर्मा बोलिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रागिनी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी एंड नन के व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम? Firstly, we will have to know the actual meaning of these words, these pronouns. These pronouns are known as distributive pronoun. Whenever the distribution sense is concerned, we have to consider these pronouns as well as adjective. मैंने उस दिन आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन के बारे में समझाया था, और एक बार हम आपको फिर से इन पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ईच का प्रयोग दो या दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। जब मैं बोलता हूँ दो या दो से ज़्यादा, तो आप ये पहले से वेल डिफाइंड है कि आपको समझना है पर्सन और थिंग के लिए। ठीक है, एवरी इज यूज्ड एज ओनली मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी केवल दो से ज़्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए करते हैं। आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए करते हैं। मैंने आपको सारा सिंबल बता दिया था कि मैं कैसे इसे आइडेंटिफाई करता हूं। नाइदर का प्रयोग हम दो में से कोई नहीं, एक भी नहीं, क्रॉस का साइन मैंने दिया था, आपको याद होगा, ऐसे करते हैं। एनी का प्रयोग दो से ज्यादा में से कोई एक, दो से ज्यादा में से कोई एक, यानी एनी वन ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। अगर इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? एनी वन ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। और हमने इसको बोला था दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं, है ना? तो इसको हम कहेंगे नो वन ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, तो ये सब हम लोग उस दिन भी सीखे थे। बस केवल मैं रिकैप ले रहा हूं, इसीलिए कि अगला रूल जो है, कहीं आपका 2 दिन गैप हो गया तो कहीं आप भूल ना गए हों, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। एक चीज और मुझे बताना है इसमें कि एडजेक्ट, इसका प्रयोग आपको याद होगा, ईच का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में करते हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एवरी का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में होता है। आप याद रखिएगा कि एवरी इज यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ओनली, इट इज नेवर यूज्ड एज प्रोनाउन। इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह नहीं होता है। और मैंने ये भी बताया था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस वन इज यूज्ड एज प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यानी कि किसी भी शब्द को आप कैसे पहचानते हैं कि वह प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लेके आपको रिमाइंड कर दूं। जैसे अगर हम लिखेंगे ईच हैज ए पेन, यानी इसका मतलब हो गया प्रत्येक के पास एक कलम है। लेकिन अगर हम लिखेंगे यहाँ पे ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पर ईच के बाद कोई नाउन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यह किसी नाउन के बदले में आया है, और नाउन के बदले में अगर कोई शब्द आता है तो उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है जी। ईच स्टूडेंट आइदर का यूज एडजेक्टिव के लिए करते हैं। यस,
अच्छा, रागिनी बोल रही थी, मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, तो ईच के बाद आप ये भी गौर करेंगे कि यहाँ पे हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और चूंकि नाउन के पहले आया है तो ये एडजेक्टिव है। ईच शब्द यहाँ भी लिखा हुआ है, ईच शब्द यहाँ भी लिखा हुआ है, तो जो पिंक कलर से लिखा हुआ वो प्रोनाउन है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ वो एडजेक्टिव है। क्यों? बिकॉज इट कम्स बिफोर नाउन। whenever the word comes before noun it is generally said adjective। इसे ही हम क्या कहते हैं सामान्य रूप से? एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, आपने जो रागिनी लिखा था उसके बारे में मैं फिर से आगे बढ़ूं कि आइदर प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। मैंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया था, आपको याद भी है। नाइदर भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। दोनों सबका हिंदी अर्थ भी मैंने इस तरह सिंबॉलिकली बताया है। आपको जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ ये सारे मैंने आपको हिंदी अर्थ के लिए ही बताया था। एनी का प्रयोग भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। अब जब मैं बोलता हूं कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है तो यू विल हैव टू कंसीडर दिस वन इज यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव। मतलब ये हुआ कि एनी का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, यानी होता है। ठीक है। उसी तरह से नन का प्रयोग, आप जब किसी क्वेश्चन एमसीक्यू देखते होंगे तो डी ऑप्शन में रहता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज लिखा हुआ देखते होंगे, इसका मतलब ये होगा कि जिसमें ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, यानी कि दो से ज्यादा, यानी तीनों में से कोई नहीं होगा। देखो यहां मैंने लिखा ना, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं, तब हम नन का प्रयोग करते हैं। और नन का प्रयोग भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह होता है। ठीक है, सभी लोग समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो ये मैंने उस दिन आपको इस पर मैंने प्रैक्टिस भी कराया था और आप बोले भी थे कि ज़्यादा हो गया है, तो लगभग हमने 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया था और वो सारे क्वेश्चन आपने बनाए भी थे। उम्मीद है कि आपको आ भी गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब ये पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक हैंड रिटेन फॉर्मेट का, मैं सारा जितना चीज पढ़ाया हूं लगभग 15-20 पेज का आपको एक पेज में डॉक्यूमेंट पीडीएफ मिलेगा, जिसकी सहायता से आप अपना नोटबुक तैयार कर सकते हैं। आपको पर अगर अपना नोटबुक तैयार करना है तो मेरे द्वारा हैंड रिटेन बनाए गए पीडीएफ डॉक्यूमेंट को का हेल्प लेके आप उसका डॉक्यूमेंट पीडीएफ से बना लेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं भेज रहा हूं क्योंकि अगर मैं अभी भेज दूंगा तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा, आप फिर क्लास अटेंड नहीं करोगे और आप सीख नहीं पाओगे। That's why the reason is behind that you have not sent your study material, that means की document PDF। आप समझ में आ गया होगा आपको क्या? बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। सॉरी, कुछ काम लग गया था तो। अच्छा अच्छा, एक सूचना है कि आपका जो आज मैथमेटिक्स का क्लास 11th का होने वाला था 7 बजे से, प्रोवाइडेड बाय योर फेवरेट टीचर मुकुंद सर, तो उनके द्वारा जो आज है ना सस्पेंड किया जाता है और आपके मैथमेटिक्स के क्लास के टाइम में बायोलॉजी का क्लास आज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को आज एक कलरफुल पार्टी में जाना है। और ये कलरफुल पार्टी यानी आप भी समझते होंगे शादी की पार्टी है, तो हम लोग उसमें जाएंगे, तो आप क्लास कर लेना। और अगर आप लोगों को भी कहीं शादी वादी अटेंड करना होगा तो जरूर जाइएगा, भोज खाने में पीछे नहीं रहिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग। तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि ईच एवरी आइदर नाइदर, इन सब का प्रयोग आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने रूल पे चले आते हैं। अब रूल नंबर शायद हमारा होगा 15। आपको याद है सभी लोगों को कि जो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाया था लास्ट के क्वेश्चन में, तो आपको याद है ना सब ना? आपको मैं एक आध प्रैक्टिस करवा लेता हूँ यहाँ पे। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, इसमें क्या है, सही है गलत है, बताइएगा। इसमें क्या था, सही था गलत था, क्या करना था? राइट और रॉन्ग लिखना था। याद आ रहा है आपको? काजल यस सर, मुकेश, मुस्कान यस सर,
रागिनी शर्मा, यस सर। चलिए ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना अभी जो बताया मैंने, ईच एवरी आइदर नाइदर। अब हम लोग थोड़ा उससे आगे आते हैं। हाँ, आप बताइए, चलिए ये क्वेश्चन को बताना है आपको कि ये सही है कि गलत है। बताइए ध्यान से, ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ये नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। आई एम वेटिंग। काजल, मुस्कान, रागिनी, आप लोग सभी जवाब दे रहे थे उस दिन। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, 5 विद्यार्थी में से कोई नहीं लेबोरियस है। ये सही है, आपको मैंने बोला था उस दिन समझने के लिए, ये राइट नहीं। चलिए, और ये बताइए, बताइएगा ये क्या है, सही है कि गलत है। ये काजल, आप नंबर लिख के बताइए। ये चलिए हमारा 14 है, ये 15 है। चलो 15 का बताओ। नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। काजल 15 में बोल रहे हैं ना, ये रॉन्ग है। चलो ठीक है, आप उस दिन भी बता रही थी। 15 का W होगा और इसका राइट होगा, ठीक है। 14 का R, 14 का R, ठीक है, ठीक ठीक। और 15 का W। चलो ये सब तो उस दिन भी हो गया था। हम आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं। चलो ध्यान से देखो, बोथ का मतलब क्या होता है। बोथ, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। बोथ का मतलब होता है दोनों, है ना, यानी कि दोनों यानी दो। बोथ का मतलब दोनों यानी दो। मुस्कान का भी सही, रागिनी का भी सही, मुस्कान, काजल, सब लोग सही बनाए हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं अब हम, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बोथ इज यूज फॉर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग्स। आप गौर करना, यहाँ पे देखो 2 को हमने घेर भी दिया है ना, यानी बोथ का प्रयोग दो के लिए होता है और ऑल का प्रयोग, अगला रूल में मिलेगा आपको ऑल का प्रयोग दो से ज्यादा या दो से अधिक के व्यक्ति तथा वस्तु के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लिखेंगे ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, देखो यहां लिखा हुआ भी है ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा कि गलत होगा। ये गलत की ओर जा रहा है। देखो ऑल का प्रयोग हम दो के लिए नहीं कर सकते हैं, और जब यहाँ पे लिख देंगे बोथ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, जब दो की बात रहेगी तब हम क्या यूज करेंगे, बोथ का प्रयोग करेंगे। और जब हम लोग ऑल माने दो से ज्यादा का बोथ रहेगा, अगर यहाँ पे रहता 2 के जगह रहता 5 स्टूडेंट्स, तब क्या सही होता, ऑल सही होता, ठीक है। यानी आपको इस रूल में क्या सीखने को मिला कि बोथ का प्रयोग हमेशा दो के लिए करते हैं और ऑल का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं। देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यानी कि दो से ज्यादा के लिए करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 16 पे चले जाते हैं। और रूल नंबर 16 पे जब हम जाएंगे तो आपको वही चीज मिल रहा है यहाँ पे, आप गौर करना यहाँ पे, है ना। देखो क्या लिखा हुआ, ऑल का प्रयोग मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, यानी दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए करते हैं, मैंने अभी बताया। और जैसे अगर हम लिखते हैं ऑल आर इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो रहा है, और इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, तो दो से ज्यादा व्यक्ति जब रहेगा तब हम कहेंगे ऑल आर इंटेलिजेंट। अगर सामने में दो ही खड़ा है तो हम कहेंगे बोथ आर इंटेलिजेंट, ऑल नहीं कहेंगे, यानी ऑल का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा। आप देखो यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, यानी दो से ज्यादा, दो भी नहीं, दो से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, ऑल का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो ये सेंटेंस, देखो बोथ ऑफ द 5 गर्ल्स, पांचों लड़कियों में से दोनों। अब बताइए पांचों में से दोनों, ये सही है क्या, गलत है, आर केयरलेस, तो इसलिए ये वाक्य देखे यहाँ पे गलत दिया हुआ है ना। ये पहले से आपको बना के रखा जाता है ताकि आप इन चीजों को समझ सकिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने में रूल नंबर 17 दिया हुआ है, और एक 17 के बारे में मैं फिर से बता देता हूं कि एवरीवन का प्रयोग भी दो से ज्यादा करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में एवरीवन का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो ऑल का प्रयोग करते हैं कलेक्टिव सेंस में, यानी सबका एक साथ, और डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में यूज करते हैं एवरीवन का। लेकिन जब दो से ज्यादा रहेगा तभी, और दो के लिए एवरीवन का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। यहां पे आप गौर करना, एवरीवन है ना, इसको देखो ध्यान से, एवरीवन इज यूज्ड एवरीवन का प्रयोग किया जाता है फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा व्यक्ति, नॉट थिंग्स। आज एक बात और याद रखिएगा कि एवरीवन का प्रयोग वस्तु के लिए कभी नहीं किया जाता है जिसमें वन और बॉडी लगा रहता है, वन और बॉडी, है ना, वन और बॉडी, इससे क्या चीज का बोध होता है, पर्सन का। लेकिन जब थिंग लगा रहता है तो उसमें वस्तु का बोध होता है, यानी कि थिंग का। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, नो वन, सम वन, एनी वन, एवरी वन। इसका एग्जांपल देता हूं, नो बडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी। इसका एग्जांपल देता हूं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। ये सारा जो वन और बडी वाला शब्द है उससे व्यक्ति का बोध होता है, और जो थिंग वाला है उससे किसका बोध होता है, वस्तु का बोध होता है। ठीक है जी, चलिए। Every one of the 5 students came to attend the class. Every one of the 5 students came to attend the class. आप गौर करना यहाँ पे कि 5 लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस सही है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स में से प्रत्येक आए टू अटेंड द क्लास, क्लास करने को पांचों में से प्रत्येक यानी सभी लोग आए। तो अब आप गौर करेंगे यहाँ 5 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो एवरीवन सही है, लेकिन एवरीवन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो गलत है। मैंने यहाँ क्या सिखाया कि एवरीवन का प्रयोग हम हमेशा दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए करते हैं, वस्तु के लिए नहीं करते हैं। और दो से ज्यादा वस्तु का बोध होगा तो आप यहाँ पे एवरीवन के जगह पे एवरीथिंग का प्रयोग करेंगे, संभवतः रूल नंबर आगे ये मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? 5 लोग ऑनलाइन है, एक बार यस बोल दीजिए तो पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा। काजल, रागिनी, मुस्कान, पल्लवी एंड मयंक। वाह, लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, लड़के लोग कम ऑनलाइन रहते हैं, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पढ़ते हैं। और अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, आप मेरी बात एक चीज़ सुनो ध्यान से, खास तौर पे मैं गर्ल्स से कहना चाहूँगा, लड़कियों से कहना चाहूँगा कि एक बेटी पढ़ती है, बेटी तो पूरा एक घर पढ़ता है, पूरा एक परिवार पढ़ता है, और एक बेटा पढ़ता है तो वह स्वयं के लिए पढ़ता है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उन सबसे आग्रह है कि आप एक नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने एक पूरे परिवार के लिए पढ़ रहे हो, तो इसलिए मन लगाकर पढ़ो और अच्छा लगता है। हाँ, समझ में भी आ रहा है, सभी लोग यस सर बोल रहे हैं, काजल, मुस्कान, रागिनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, दो से ज्यादा के लिए तो मैंने बोला कि एवरीवन का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो दो के लिए आपको बताया था मैंने ईच का प्रयोग करने के लिए। ईच का प्रयोग हम दो या दो से ज्यादा के लिए करते हैं। तो जहां पे लिखे एवरीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखे एवरीवन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, तो यहाँ एवरीवन के जगह पे क्या दे देंगे हम, यहाँ एवरीवन के जगह पे क्या दे देंगे, अरे यार, यहाँ एवरीवन के जगह पे क्या दे देंगे, ईच। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ रहेगा ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास तो ये सही हो जाएगा, है ना। ईच लिखना है किसके जगह पे, एवरीवन के जगह पे, तब जब यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स की बात हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम, और आगे आते हैं रूल नंबर 18 पे, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते। और मैंने उस दिन आपको बोला था कि 30 रूल तक मैं पढ़ाऊंगा, और 30 रूल के बाद आपको नोट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट PDF मिलेंगे। चलिए अगला रूल क्या है, एवरीवन, एवरीबॉडी आर यूज्ड। ये देखो, एवरीवन के बाद डॉट 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 लगा हुआ, यानी क्या हो गया, वन से बने हुए सारे शब्द, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सब के प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए होते हैं, और इनके लिए बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। यानी मैंने उस दिन आपको जो एक रूल बताया था, फिर से ध्यान से सुनिए, कि अगर लिखा हुआ रहेगा सब्जेक्ट के रूप में
चाहे कोई बड़ी वाला शब्द, ठीक है, और चाहे कोई वन वाला शब्द, तो इसके लिए हम उस सेंटेंस में हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हर सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे, हर सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे, देम सेल्व्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर हिज सेल्फ तो होता ही नहीं है, हिज सेल्फ नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन थिंग का बोध अगर रहेगा, थिंग, THING, जैसे सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो हम प्रयोग करेंगे इसके लिए इट सेल्फ का, इट सेल्फ का करेंगे। फिर यहाँ पे हिम सेल्फ का नहीं करेंगे, या हर सेल्फ का नहीं करेंगे, है ना, देम सेल्फ्स का नहीं करेंगे, ठीक है। ये रूल मैं यहाँ पे बताया हूँ। अब एक एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ, तो ये सही है। अगर यहाँ पे रहता एवरीवन हर्ट्स देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, तो ये हो जाता गलत। क्यों? क्योंकि एवरीवन रहे, एवरी यानी कि वन वाला शब्द रहे, चाहे बडी वाला शब्द रहे, आपको बाय डिफॉल्ट किसका प्रयोग करना है? हिमसेल्फ का। किसका प्रयोग करना है? हिमसेल्फ का। ये याद रखना है आपको। इससे पहले भी जब हम आपको प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो इस टाइप का एग्जाम्पल दिए थे। चलो, अब यहाँ पर इटसेल्फ का प्रयोग बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए और बेबी के लिए। जब दरअसल जो बच्चा रहता है, यानी 3 महीने का जो बच्चा होता है, उसको इन्फेंट बोलते हैं, जिसमें आप देखिएगा उसके जो फिंगर्स होते हैं वो क्लिंच्ड होते हैं। क्लिंच मतलब मुड़े हुए होते हैं, उसको इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट का मतलब शिशु होता है। अब बेबी, बेबी का मतलब होता है बच्चा, और चाइल्ड का मतलब भी होता है बच्चा, ठीक है। यानी कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो उसके हम लोग सेक्स के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इसीलिए इसके लिए जब भी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो इट का प्रयोग करते हैं, इट का। ये याद रखिएगा। जैसे देखो, द बेबी हैज ब्रोकन इट्स लेग, अगर यहाँ पे हम दे देंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दे देंगे हीज लेग, तो ये पता चल गया ना कि ये बेबी जो है वह मेल मेंबर है, यानी मेल कम्युनिटी से है, पुल्लिंग है, यानी पुरुष है। तो ऐसा हम प्रयोग नहीं करते हैं बेबी के लिए। अगर हम बेबी कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे बॉय करते तो हम हीज लगा सकते थे, लेकिन जब बेबी कर रहे हैं, इन्फेंट कर रहे हैं या चाइल्ड कर रहे हैं, तब उसके लिए हमको क्या प्रयोग करना है? इट का, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हीज लेग देंगे तो गलत हो जाएगा, और इट्स लेग देंगे तो सही हो जाएगा। देखो, द बेबी हैज ब्रोकन, यानी कि बच्चे न, बेबी माने बच्चे, बच्चे ने तोड़ लिए, बच्चा तोड़ लिया है अपना पैर, इसका अर्थ हो गया अपना। बेबी के लिए क्या यूज कर दिया हमने? इट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, द बेबी क्राइड इटसेल्फ, बेबी, देखो यहाँ पे बेबी दिए तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? इट वाला लगाया। अगर हम यहाँ पे दे देंगे, अगर हम यहाँ इटसेल्फ की जगह पे हम लोग दे देंगे अगर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, तो गलत हो जाएगा। यानी अगर सेंटेंस ऐसा लिखते हैं, अगर सेंटेंस ऐसा लिखते हैं, द बेबी क्राइड हिमसेल्फ, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि द बेबी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। चूंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया रूल में कि इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसके किसके लिए? चाइल्ड के लिए, इन्फेंट मने शिशु के लिए, बेबी मने बच्चा, तो इन सब के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ूं मैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप केवल हिंट दीजिए, मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इस तरह की सुविधा होती है कि आप वहाँ से कोई कमेंट करें तो बिना बोले मैं समझ जाता हूँ आपकी बात को, और मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इस ओर अब आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। रागिनी शर्मा लिख रही है यस सर। कोई प्रॉब्लम है रागिनी? आई एम वेटिंग। कोई प्रॉब्लम है, हाँ या ना? मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल नो सर। चलिए थैंक यू।
हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? जिसमें सेल्फ लगा रहता है या सेल्फ्स लगा रहता है। याद कीजिए, मैंने अभी बताया था आपको कि जिसमें सेल्फ लगा रहेगा, सेल्फ है ना, या जिसमें सेल्फ्स लगा रहेगा। ये जो सेल्फ अथवा सेल्फ्स लगा हुआ रहता है, हाँ नो सर बोल रहे हैं, मुस्कान भी नो सर, रागिनी भी नो सर। काजल का जवाब नहीं आया। काजल, आपको समझ में आ रहा है ना काजल? तो हम बता रहे थे कि सेल्फ और सेल्फ्स अगर सेंटेंस में लगा रहता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मैंने डिफिनीशन में बताया भी था, सबसे पहला वीडियो में मैंने यही बताया था। तो सेल्फ और सेल्फ्स से बने जितने भी शब्द होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होते हैं, और इसका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। जैसे अगर ऐसा लिखें, जैसे माई सेल्फ गोज टू पटना, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। आप यहां पर अगर लिखेंगे माई सेल्फ गो टू पटना तो भी हो जाएगा गलत। आप चाहे इसे सिंगुलर माने, इसे प्लूरल माने, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करना गलत होता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ये लिखा हुआ देखो ध्यान से। अगर आप इसे हिंदी में भी लिखेंगे तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड, यानी कभी नहीं प्रयोग किया जाता है एज सब्जेक्ट के रूप में ऑफ एनी सेंटेंस, यानी किसी वाक्य के, है ना। अच्छा, आप एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस एक बार आप जवाब दे देना इस पे, यस सर नो सर लिख के, कि मैं अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं नहीं लिखता हूं, तो क्या कोई समस्या आती है? कि इंग्लिश में ठीक है, मैं जैसे हिंदी में समझा रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? दिक्कत आ रही है तो यस सर बोलेंगे, नहीं आ रही है तो नो सर लिखेंगे। एक बार लिखिए। मुझे लगता है कि आपके जवाब से पता चलता है कि नो सर नो सर। चलिए ठीक है, रागिनी शर्मा, मुस्कान, क्योंकि मैं हिंदी में डिटेल अच्छे से कर दे रहा हूं तो सही है। चलो ठीक है, ये रूल समझ में आ गया। देखो, माई सेल्फ इज कुंदन गौतम, ये गलत है। माई सेल्फ के जगह पे यहाँ पे क्या देंगे? आई देंगे, और आई के साथ क्या लग जाता है? एम, तो ये सेंटेंस सही होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे रूल नंबर 20 पे चलते हैं। बहुत आसान रूल है, और मैंने आपके लिए कलेक्ट करके लाया है, और देखते देखते हम लोग 19 रूल प्रोनाउन का पढ़ चुके हैं। चलो अब देखो ध्यान से कि किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रूल नंबर 20 में जो है दिया हुआ, इनफैक्ट मैं उस पर जाऊंगा इधर देखते हुए, लेकिन फिर मैं आपको सामने से पहले बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझो। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग मैंने बताया हुआ आपको 11th में, ठीक है, इसी क्लास में, सॉरी। एपोस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने अभी तुरंत बताया था कि सेल्फ वाले वर्ड और सेल्फ्स वाले वर्ड, सेल्फ अथवा सेल्फ्स, ये जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो इसके साथ यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस जिसमें लगा होता है, उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर इट पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस आउन, इसके बदला में क्या करते हैं भाई? मैं फिर से लिखता हूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस आउन का प्रयोग करेंगे, आउन। इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, उसने बेचा स्वयं का कार, उसने स्वयं का कार बेचा। अगर इसको हिंदी में कहें तो उसने स्वयं यानी अपना कार बेचा, स्वयं का कार बेचा। तो इसको ना हम इस तरह से बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? ही सोल्ड हिज आउन कार। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने अपना ही कार बेचा, यानी जिस कार का वो मालिक स्वयं था उसको बेचा। तो आपको यूज करना है हिज प्लस आउन,
हिज नहीं बल्कि हिज मैं बोल रहा हूं। हिज का मतलब क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस आउन का। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि मैं अपनी ही कलम से लिखता हूं, तो है ना, मैं अपनी यानी अपने स्वयं के कलम से लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई राइट विथ माई आउन पेन। अब गौर करना यहाँ पे विथ के साथ यहाँ क्या लगाया, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस आउन। और ऐसे जो सेंटेंस बनते हैं इसको इम्फेटिक सेंटेंस भी कहते हैं, यानी जोरदार वाक्य होता है उसको जोरदार, यानी मैं स्वयं के कलम से लिखता हूं, मेरा मतलब इस कलम का मालिक मैं खुद हूं। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। यानी इस रूल में मैंने क्या सिखाया आपको कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ नहीं किया जाता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लिखा हुआ भी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का लगाएंगे तो ये हो जाएगा गलत। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, काजल ने जवाब दिया था यस सर, यानी आपको दिक्कत होती है अगर इंग्लिश में केवल लिखा हुआ है तो। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोले हैं। अगर जिनको दिक्कत होती है तो उसका एक उपाय है कि जो मैं डॉक्यूमेंट पीडीएफ दूंगा उसमें हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ मैं इंग्लिश में लिख के लाता हूँ, हालांकि मैं जगह छोड़ के लाता रखता हूँ ताकि अगर आप बोलेंगे तो मैं हिंदी में भी लिख दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट काजल फिर बोलिए नो सर। चलिए, तो इसका मतलब है कि दिक्कत नहीं हो रही है किसी को, जैसा आपका रिप्लाई आता है तो मुझे लगता है कि नहीं सही लोग समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यानी जो तरीका चल रहा है वही तरीका ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको मिटाने के पश्चात आपको अब हम इस रूल पर लेके चलते हैं, इस रूल पर, आगे के रूल पर, है ना। दिस दैट दीज दोज, इसका प्रयोग हम सीखेंगे। तो दिस का प्रयोग हम कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझना है। जब सेंटेंस से किसी भी वाक्य में सिंगुलर का बोध हो और दूरी सूचक का बोध हो, डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, जैसे दिस इज माई पेन। ठीक है, अगर ये कलम की संख्या ज्यादा है तो दीज आर माई पेन्स, अगर 3-4 कलम रहता तो दीज आर माई पेन्स, एक ही कलम है तो दिस इज माई पेन्स। यानी डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो नजदीक रहेगा तो दिस, जैसे दिस इज माई पेन एंड दैट इज माई कैमरा, वो कैमरा के सामने हम कहेंगे कि दैट इज माई कैमरा, क्योंकि वो मेरे से दूर है, लेकिन कलम मेरे पास में है तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज माई पेन। लेकिन यही अगर प्लूरल रहेगा तो उसके लिए हम दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज इस्तेमाल करते हैं। दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या यूज करते हैं, दोज। ठीक है, और यहां पे आप गौर करेंगे, जैसे देखो दिस इज ए कैट, दिस लिखा हुआ है तो ए कैट है, दीज आर कैट्स, दीज का प्रयोग हमने किसके लिए किया, प्रोनाउन के लिए, सॉरी प्लूरल के लिए किया। उसी तरह से दैट इज ए बुक, वह एक किताब है, वो एक किताब है, जब दूर है ना तो उसके बारे में कहेंगे। दोज आर बुक्स, यानी वे सब किताबें हैं। तो आप समझ में आ गया होगा दिस दैट दीज दोज में अंतर। और ये सारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज का दोज, मुस्कान लिख रही है, सही है, दीज का दोज, हाँ ये प्लूरल है, दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। ठीक है, दीज दोज, चलिए आप सही बता रही थी। अब मेरा ये कहना है कि जब नजदीक रहता है तो दिस का प्रयोग करते हैं, दूर रहता है तो दैट का प्रयोग करते हैं, और इसी के प्लूरल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया। जो 21 रूल्स मैंने बनाया था वो तो मेरे लैपटॉप में अभी टाइप किया हुआ है, और इसमें तो रूल 18 तक ही है। तो एक काम करते हैं कि इस रूल को अभी, चूंकि अब हम कॉपी करने जाएंगे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने जो सेट किया था कौन कौन सा रूल इसमें पढ़ाना है, तो
यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है। हम आगे का ना आपको ट्रांसलेशन जो बताए थे, आपको उस दिन भी हम छोड़ दिए थे। ऐसे भी हमारा टाइम अब 15 मिनट के लिए ट्रांसलेशन का हो जाएगा, तो हम उस दिन ट्रांसलेशन जो बताए थे उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रांसलेशन वाले टॉपिक पे। वर्ड मीनिंग जो मैंने दिया है हर सप्ताह 3-3 में देते रहता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसे याद करते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे सुनने का तो कोई प्रोविज़न है नहीं कि मैं आपको सुनूं कि आपने याद किया है कि नहीं याद किया है। ऑनलाइन में आपको ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि आपको स्वयं में थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको वर्ड मीनिंग 8 तक दे भेज चुका हूँ, है ना। आज हमारा बारी था, आज बृहस्पतिवार है तो आज 7 का था, 6 तक आपको याद करना, आज 7 याद करना है। ठीक है, और देखिए मैं आपको वर्ड जो बना के लिखता हूँ, है ना, इसको इस तरह से बना के रखते हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल का मतलब बुद्धिजीवी, आपको इंटरेस्टिंग वर्ड हम बना बना के भेजते हैं, आप जरूर इसे याद करना। केयरफुल का मतलब सावधान, एंग्री का मतलब नाराज, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड इसको पढ़ते हैं टायर्ड, सिंगर का मतलब गायक, अनेबल, अनेबल का मतलब लाचार, जैसे आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने में लाचार हूं। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, जैसे मेन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है ना। और पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, पोवर्टी इज ए कर्स, यानी गरीबी एक श्राप है, एक अभिशाप है ना। तो पोवर्टी, मॉर्टल, अनेबल, सिंगर, टायर्ड, इस सब को आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, और निश्चित तौर पे हर दिन 10-10 वर्ड का, जिस दिन आपका इंग्लिश क्लास होगा उस दिन आपको शाम में 10 वर्ड जो हम भेजे हुए हैं सब उस पर डला हुआ रहता है आपके एप्लीकेशन पे, और उसको जरूर आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ट्रांसलेशन पे। चलिए, ट्रांसलेशन शायद हमें 7, 8, 9 इस सप्ताह का था, पिछले सप्ताह हुआ नहीं था, इसीलिए अभी हम लोग 7 करते हैं, 7, है ना। चलो इस स्ट्रक्चर को सब लोग ध्यान से देखो पहले यहाँ पे, और मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ तब, है ना। देखो ध्यान से यहाँ पर देखना थोड़ा। MST रूल नंबर 7 की हम चर्चा कर रहे हैं। MST रूल नंबर 7, यानी कि इसका मतलब हो गया ट्रांसलेशन बनाने का रूल नंबर 7। और इसमें क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, देखो ध्यान से, ट्रांसलेशन भी मुझे बताना होता है। तो पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, जैसे उसका अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसे जाना पड़ता था, उसे उन दिनों पटना जाना पड़ता था, एकदम छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, उन दिनों पटना जाना पड़ता था। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना, उसको बनाएंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हेड। आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेड 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। तो हेड प्लस हेड प्लस 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। तो बताइए इसको कैसे बनाएंगे, उसे का क्या हो जाएगा ही, और उसके बाद क्या लगाएंगे, हेड हेड लगाएंगे। मैं समझाऊंगा कि हेड हेड क्यों लगा है 2 बार, आप टेंशन मत लेना, पहले इसको बना लेते हैं। He had to go to पटना, और उन दिनों के लिए क्या हो जाएगा, those days, those days। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया, यानी कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी,
पढ़ते थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। तो ही हैड टू गो टू पटना दोज डेज। नहीं रागिनी शर्मा, थोड़ा गलत आप बना दी हैं। देखो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में लिखा है हैड, 2 बार हैड लिखा है। और क्यों लगता है मैं आपको समझाने वाला हूँ, अभी आप टेंशन मत लो, है ना। ही हैड टू गो टू पटना दोज डेज। मुस्कान सही लिखी है, लेकिन कैपिटल स्मॉल लेटर का थोड़ा ख्याल रखना है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि आप मोबाइल पे टाइप करते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा ध्यान रखना मुश्किल होता है। इसमें ही कैपिटल लेटर होगा, ही में एच कैपिटल लेटर होगा, और पटना में पी कैपिटल लेटर होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं बता देता हूं आपको कि हैड 2 बार क्यों लगा है। एक अलग पेज ले लेते हैं। ऐसे वाक्य जो होते हैं जो जिसके अंत में लगा रहता है पढ़ता था, ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर किए जाते हैं, में स्ट्रक्चर किए जाते हैं, में स्ट्रक्चर किए जाते हैं। ठीक है, हाँ सही बनाए हैं, सब लोग सही बनाए हैं। चलो, काजल का तो 100% सही है। ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट में आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन या अदर वर्ड्स कह दीजिए आप। तो आप गौर करेंगे कि इस सेंटेंस में जिसमें पढ़ना था लगा हुआ, पढ़ता था में तो पढ़ना क्रिया है, और इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैड होता है, सॉरी हैव। तो ये हैव हो गया V1, और उसका हैड हो गया V2, हैड फिर हो गया V3, हैविंग हो गया V4, और हैज हो गया V5। ये V4, ये V3, ये V2 और ये V1। इस तरह का स्ट्रक्चर हम पहले भी एक दिन हम लोग किए थे। तो गौर करना, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है। तो आप बताइए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पढ़ना क्रिया का V3 भी तो हैड ही होता है। तो यहाँ जो हम एक हैड लिखते हैं ये हमारा मेन वर्ब होता है, और ये जो हैड लिखे हैं ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप उसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम सेंटेंस में लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड और 2 गो वर्ब एक साथ होता है तो दूसरा वर्ब इन्फिनिटिव होता है, यानी 2 + V1 होता है। तो 2 + V1 यहाँ दे देंगे। तो इसीलिए स्ट्रक्चर में आप गौर किए कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड लिखा हुआ था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें पढ़ता था लगा रहेगा या पढ़ती थी लगा रहेगा। तो उसमें एक हैड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और एक हैड हो गया मेन वर्ब। चलिए मैं एक बनाने दूं, आप बनाओगे? चलो मैं एक देता हूं बनाने के लिए, या चलिए इसी में आ जाते हैं अपने जो मैंने, हाँ देखो यहाँ पर ये फाइल आपको मिला है, आप इसको जरूर पढ़ लेना घर पे, अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, है ना। देखो ध्यान से, ये मैं इस तरह से बना के आपको देता हूँ, मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन रूल नंबर 7, है ना। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ये फाइल आपको ऑलरेडी मिला हुआ है ना। आप अपने कॉपी में लिख के सीख लेना चाहिए था पहले से, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ रीजन भी लिखा हुआ है। ऐसे वाक्य से बीते समय में कार्य के बहुत पहले घटित होने का बोध होता है तथा इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर करते हैं। इसको किस टेंस में स्ट्रक्चर करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि मैंने अभी बताया, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3। देखो मिस्टर रामू को इन दिनों पटना जाना पड़ता था, तो ये हिंदी वाक्य है। हिंदी वाक्य में क्रिया जाना है, और जाना के अंत में क्या लगा हुआ है? पड़ता था। तो उसको किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे? ये जो स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है इससे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट लिख लिए मिस्टर रामू, फिर हैड 2 + V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन जो बच गया सो बच गया, दे दिए। सर बुक में भी देखे तो एक ही हेड होता है पास्ट टेंस, एक ही हेड होता है। क्या आप क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए रागिनी, मैंने आपको बताया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेड होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है।
और आप पहले के वीडियोस देख लीजिए मेरा, जिसमें मैंने बताया था, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बताए, या फिर आपको बहुत सारे एमएसटी रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें अगर हैव का प्रयोग हो, फिर से मैं बता दूं, देखो ध्यान से रागिनी, आप यहाँ देखना, हैव का प्रयोग हम कई अर्थ में करते हैं। आप उस समय शायद ज्वाइन नहीं की थी, जिस समय हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि हैव का प्रयोग कई अर्थ में करते हैं। एक तो हैव का प्रयोग होता है पास में रखना के लिए, तनि ध्यान से देखना, मैं एक चीज बता चुका हूं, ये चीज पहले भी, पास में रखना या होना। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास में एक कलम है। अगर यही था कि मेरे पास में एक कलम था, तो इसी में हम हैड कर देंगे, है कि नहीं। चलो, अब दूसरा अर्थ इसका होता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे आई हैव डन दिस वर्क, तनी ध्यान से देखना, जब आपने सवाल किया है तो आपको जरूर देखना चाहिए। आई हैव डन दिस वर्क, आप इसमें देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, यहाँ पर ये मेन वर्ब था पास में रखना के अर्थ के लिए। तो हैव का प्रयोग एक बार मेन वर्ब के रूप में किया, एक बार मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया। अब हम तीसरा भी इसका मीनिंग निकालते हैं, और इसको कहते हैं कंज्यूगेटिव वर्ब। कंज्यूगेटिव वर्ब, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं संयुग्मी क्रिया। जब आपने पूछा है, चूंकि मैं पहले बता चुका हूं, और इस अर्थ में इसका काम होता है, इसका हिंदी होता है पढ़ना। जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ जाता, यानी पढ़ना शब्द जहां भी लगाते हैं, तो ये पढ़ना शब्द जो है वह किसी न किसी मेन वर्ब के साथ में लगता है। तो जब भी मेन वर्ब के साथ में लगेगा, तो उस पढ़ना को अंग्रेजी में हैव का इसका पांचों रूप हम लोग यूज करते हैं। हैड, और फिर से हैविंग इसका V4 होता है, और हैज इसका V5 होता है, ठीक है। तो इसी V3 का यूज मैंने किया। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट दिया था, फिर हेड दिया था ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर देखो मेन वर्ब के रूप में, कंजुगेटिव वर्ब के रूप में फिर से हेड दिया, और फिर से एक मेन वर्ब दिया था, तो V1। तो इसीलिए मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया था, टू। देखो ये भी मेन वर्ब हो गया, और ये भी मेन वर्ब हो गया, इसलिए बीच में क्या लगा देते हैं, टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ये वाला हुआ था जो आप अभी प्रीवियस सेंटेंस में देख रहे थे। रागिनी, समझ में आया आपको मेरी बात, कि आपने हैव का जो प्रयोग सीखा था उसमें मैंने एक नया जोड़ा, कंजुगेटिव वर्ब, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं संयुग्मी क्रिया। अगर मैं डायरेक्टली बता रहा था संभवतः आपको समझ में नहीं आता, अब मैंने पूरा डिटेल से बता दिया कि हैव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जनरली हैव का ना हम लोग दो यूज पढ़े हुए थे पहले भी, लेकिन ये यूज जो हम लोग नहीं पढ़े हुए थे, इसके बारे में मैंने प्रीवियस रूल्स में भी बताया, आज फिर से बता दिया। रागिनी बोल रही है यस सर। और किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बोलिएगा। अगर नहीं दिक्कत है तो आप इसको जरूर बना के आइएगा, है ना। देखो ध्यान से, ये सेंटेंस में प्रैक्टिस वर्कबुक दिया हुआ है, प्रैक्टिस वर्कबुक दिया हुआ है। काजल बोली नो सर। चलो, अगर नो सर बोल रही हैं तो आप इसको बना के दिखाइए एक। चलो, अब इसके बाद हम लोग क्लास बंद करेंगे। मुस्कान, काजल, रागिनी, सब, मयंक, जो भी ऑनलाइन है बताइए। मयंक, काजल, मुस्कान, रागिनी, चलिए इसको बना दीजिए। उन लोगों को हर पार्टी में अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, कोई बना के दिखाइए, तब मैं क्लास बंद करूंगा। चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। जल्दी जल्दी दीजिए, टाइप करिए। उन लोगों का अंग्रेजी क्या होता है, उन लोगों को हर पार्टी में अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, तो उन लोगों के लिए हो जाएगा दे, और उसके बाद क्या लगाते हैं, हैड, फिर से क्या लगाएंगे, हैड, और फिर क्या लगाएंगे, टू। अब बोलनी पड़ती, तो बोलना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्पीक। टू के बाद V1 लगाना है, और उसके बाद अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, है ना। हर पार्टी में, तो इन एवरी पार्टी, इन
एवरी पार्टी। चलिए, आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया, तब तक मैंने बना दिया। ठीक है। रागिनी का जवाब आ गया, दे हैड टू स्पीक इंग्लिश इन एवरी पार्टी। चलिए, सही रागिनी है, लेकिन आपको इंग्लिश में ई कैपिटल लेटर लिखना चाहिए। ई कैपिटल लेटर क्यों लिखेंगे? क्योंकि अंग्रेजी भाषा का नाम है, और भाषा का नाम प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ किए जाते हैं। ठीक है। चलिए, अभी और किसी का जवाब नहीं आएगा क्या? हाँ, काजल का आ गया, दे हैड टू स्पीक इंग्लिश इन एवरी पार्टी। वाह काजल, आपका जवाब सही है, इंग्लिश में ई कैपिटल लेटर से भी लिखे। तो आपको जवाब आ गया आपका। अब कोई बनाना चाहते हैं, चलिए इसको बनाइए, या मैं ही बना के दिखाऊं? मेरे सभी विद्यार्थियों को ओरल टेस्ट में सही जवाब देना पड़ता था, थोड़ा बड़ा है, मैं इसको बना देता हूँ। मेरे सभी विद्यार्थियों को, तो क्या हो जाएगा, ओरल टेस्ट में सही जवाब देना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे? My all the students है ना, पढ़ता था, तो क्या लिखेंगे फिर से? had टू। अब सही जवाब देना, तो क्या हो जाएगा? टू आंसर करेक्टली। सही जवाब देना इन ओरल टेस्ट, तो इन द ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट समझते हैं ना? ओरल टेस्ट का मतलब क्या होता है? माई ऑल स्टूडेंट्स हैड टू राइट आंसर। राइट आंसर नहीं, जवाब देना लिखा हुआ है, जवाब लिखना नहीं। रागिनी शर्मा, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करिए, इन ओरल टेस्ट। अच्छा, द ओरल टेस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओरल टेस्ट एक खास टेस्ट को कहते हैं जिसमें हम ओरली बात करते हैं, यानी भाइवा, जैसे भाइवा होता है तो मतलब क्या, कम्युनिकेट करते हुए, यानी पूछताछ जो करते हैं। एक होता है कि सवाल जवाब करना लिख के, जैसे मैंने कुछ दिया, आप लिखा, आपने लिखा। लेकिन एक जवाब होता है जैसे मैं पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे जैसे माय नेम इज रागिनी शर्मा, माय नेम इज काजल, ऐसा करके। मुस्कान का जवाब आ गया, माई ऑल द स्टूडेंट्स हैड टू आंसर करेक्टली इन द ओरल टेस्ट। चलिए, मुस्कान का सही जवाब है। तो इस तरह से ना आप लोग सभी बनाना बहुत आसान है, आप रास्ता पकड़ चुके हैं बनाने के लिए। इसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे, देने दिए होंगे। देखिए, मुझे अपने दोस्तों को पत्र लिखना पड़ता था, बनाएंगे इस सबको भी बना के लाइएगा आप। मिस्टर सी को उन लोगों को सूचित करना पड़ता था। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपसे जुदा हो जाऊं अब। 7:10 में आपका क्लास बायोलॉजी का शुरू होगा। आज 11th के बायोलॉजी क्लास 7 बजे से होंगे। मैथमेटिक्स का क्लास सस्पेंड रहेगा, क्योंकि हम सभी को एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अब सैटरडे को, और तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू।